दिसंबर 2024 की शुरुआत में सीरिया या शाम में बशर अल असद का तख्ता पलट गया हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों के जरिए। इसके करीब एक माह बाद जनवरी 2025 की शुरुआत में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने पेशेनगोई कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि सीरिया के गय्यूर नौजवान फिर उठ खड़े होंगे अपने मुल्क को बचाने के लिए। और इसके महज 2 माह बाद आज सीरिया में ये हाल है कि एक तरफ से तुर्की सीरिया की जमीन कब्जा रहा है तो दूसरी तरफ से इसराइल और अबू मोहम्मद जौलानी हुकूमत चुप है। हत्ता कि अरब लीग की बैठक में जाकर जौलानी या अहमद अल शारा अपील कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसराइल पर दबाव बनाए कि वो सीरिया पर कब्जा करना छोड़ दे और पीछे हटे। इधर अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया है तो वाकई सीरिया के जवानों ने हथियार उठा लिए हैं अपनी धरती को बचाने के लिए, लेकिन वहां की सत्तारूढ़ HTS के लोग उल्टा उन्हें ही मार रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया से आ रही जानकारी बताती है कि सीरिया में सिर्फ 3 माह में ही ये हाल हो गया है कि HTS के लोग अपने ही मुल्क के शहरियों को घरों में घुस घुस कर मार रहे हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इन चर्चाओं की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो खबरें मंजरे आम पर हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि दमिश्क में बैठी अबू मोहम्मद जौलानी हुकूमत ने सीरिया को सिविल वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, सीरिया के होम्स और लताकिया इलाके पर आज भी बशर अल असद की कम्युनिटी अलवाइट्स का दबदबा है। जैसे ही उन्होंने इस वक्त सीरिया के इख्तिदार पर काबिज जौलानी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की, वैसे ही हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने उन पर हमले शुरू कर दिए। ताज्जुब की बात तो यह है कि जब जौलानी काहिरा में अरब लीग की बैठक में जाकर खुद इस बात को मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि इसराइल सीरिया पर कब्जा करता चला जा रहा है, तो उनके लड़ाके इसराइल से लड़ने के बजाय अपने ही लोगों को गोलियों से भून रहे हैं। कहा जा रहा है कि HTS के लड़ाकों की इस जुर्रत के बाद असद हिमायती अलवाइट्स या अलवियों ने भी हथियार उठा लिए हैं, क्योंकि लताकिया इलाके में असद के दौर से रूस का बेस भी है। ऐसे में उन्हें रूस से मदद मिलना शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशर अल असद की हुकूमत के दौर के कई सीनियर फौजी अफसरान ने भी लताकिया में अलवाइट्स की मुसल्लह तंजीम को ज्वाइन कर लिया है और अब अबू मोहम्मद जौलानी के लड़ाकों और असद हिमायतियों में सिविल वॉर छिड़ गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह से अबू मोहम्मद जौलानी ने सीरिया पर कंट्रोल हासिल किया था, उसके बाद तो ये होना ही था। बड़ी बात यह है कि हालात बहुत जल्द बन गए। जानकारों की माने तो दिसंबर 2024 में यह तय हुआ कि तुर्की की सरहदों पर उनकी नाक में दम करने वाले कुर्दों को सपोर्ट करने वाले अमेरिका और इसराइल यहां उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। इसकी एवज में तुर्की को अल-कायदा और ISIS जैसी तंजीमों के बदले नाम वाले संगठन हयात तहरीर अल शाम को सीरिया में असद के खिलाफ आगे बढ़ने का बैकअप देना होगा। हम नहीं कहते, लेकिन चर्चा यही रही है। इधर अमेरिका इसराइल ने कुर्दों से हाथ खींचा, उधर तुर्की के सपोर्ट से जौलानी के लड़ाके आगे बढ़ चले। कहा जाता है कि इससे असद का तख्ता तो पलट गया, लेकिन एक दौर में दाइश के नाम से पहचाने जाने वाली दहशतगर्द तंजीम ने खुद का नया नाम बनाकर एक मुल्क ले लिया, लेकिन इसराइल को जानबूझकर नजरअंदाज करते रहे। यहाँ तक कि इसराइल ने सीरिया का पूरा गोलान हाइट्स अपने कब्जे में ले लिया है। अब सीरिया में हालात ये हैं कि एक तरफ से तुर्की, दूसरी तरफ से इसराइल बढ़ रहा है और इसकी मुखालफत कर रहे लोगों पर HTS हमलावर है। जानकार बताते हैं कि यही कोशिश करीब 10 साल पहले इराक में हुई थी। उस वक्त दाइश या ISIS ने वहां दहशतगर्द अबू बकर बगदादी की क़यादत में एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया था। वो तो हस्दुश शाबी और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उन्हें इराक से खदेड़ा था, लेकिन इस बार सीरिया में उनका प्रयोग कामयाब रहा और जानकार बताते हैं कि इसकी कीमत सीरिया के लोगों को चुकानी पड़ रही है, अपनी जमीन गंवानी पड़ रही है।
जो आइडियोलॉजी काम कर रही है, वो अलकायदा की आइडियोलॉजी हो, वो तालिबान की आइडियोलॉजी हो, वो आपके दाइश की आइडियोलॉजी हो, ये सारी आइडियोलॉजी जो है, यानी ये एक लाश है आइडियोलॉजी। इसके ऊपर से कफन आप डालते रहिए। कफन कभी आप इस पे अलकायदा का लगा दीजिए, कभी दाइश का लगा दीजिए, कभी तालिबान का लगा दीजिए, कभी जबहतुल नुसरा का लगा दीजिए, तो ये जो कभी एसटीएस का कफन लगा दीजिए। तो ये जो मेंटलिटी है, ये मेंटलिटी जो है वो काम कर रही है। और आपने देखा कि जो इनकी विचारधारा से मेल नहीं खा रहे हैं, उनका कत्लेआम जो है सड़कों के ऊपर हो रहा है, घरों के अंदर घुसकर मारा जा रहा है। 400 लोगों को सड़कों पर निकाल कर जो है मार दिया गया, लेकिन इनकी गोली एक भी इजराइल के खिलाफ नहीं चली। और टर्की जो है उसने भी इजराइल के खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? क्योंकि टर्की को का जो मसला था कुर्दिस्तान वाला, वो हल हो गया। जौलानी का मसला, उनको एक खिलाफत चाहिए थी, वो उनका मसला हो गया। बस इतना किया गया कि वो उनका कफन बदल दिया गया, यानी उनकी दाढ़ी छोटी कर दी गई, उनके गले में टाई डाल दिया गया, उनका झुब्बा उतार दिया गया, लेकिन उनकी जहनियत नहीं बदली है। और जाहिर सी बातचीत है, ये तमाम फोर्सेस जो हैं, आप देख लीजिए, इन्होंने कभी भी बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। इन्होंने फ़िलिस्तीनियों की कोई मदद नहीं की। उठाकर देख लिए, इन्होंने जितना ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल और गारतगरी जो गारत किया, यानी जितना ज़्यादा कत्ल और गारतगरी इन लोगों ने मुसलमानों की है, आप उठाकर देख लिए। पाकिस्तान के अंदर, पारा चनार के अंदर इसी फिक्र के लोग ये काम कर रहे हैं। आप चले जाइए, तालिबान के अंदर जो कुछ हुआ वो इसी फिक्र के लोग काम कर रहे हैं। अलकायदा इसी फिक्र की थी, दाइश इसी फिक्र का है, एसटीएस इसी फिक्र की है। तो लाश जो है वो एक है, उस पर कफन बदलते रहते हैं, और ये कफन बदलने का काम भी अमेरिका, इजराइल ही करते रहते हैं। बहरहाल, अगर कोई ये समझ रहा है कि जौलानी के ज़रिए फ़िलिस्तीन की आज़ादी के मूवमेंट में कोई मदद मिलेगी, तो जौलानी पहले ही कह चुका है कि हमारी ज़मीन से इजराइलियों के ऊपर कोई गोली नहीं चलेगी, और इजराइल के ख़िलाफ़ जो भी यहाँ से एक्टिविटीज़ करेंगे, हम उनको यहाँ से निकाल देंगे। उनका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल नहीं है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन हमास है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन हजदुश्शाबी है। उनका दुश्मन जो है वो, याद रखिएगा, उनका दुश्मन इजराइल नहीं है। उनके दुश्मन वो लोग नहीं हैं जो बैतुल मुक़द्दस को गिराकर हैकल सुलेमानी नस्ब करना चाहते हैं। इसलिए ये उनके इशारों पर बनाए गए हैं, उन्हीं के इशारों पर काम कर रहे हैं।